हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्लास 7th A, बी और सी। ये आपका सबक 11वां उर्दू ज़ुबान की इब्तिदा है। इसे सैयद एहतसाम हुसैन उर्दू के मशहूर अदीब और तका गुज़रे हैं। एक एक अरसे तक वो हिंदू यूनिवर्सिटी के शोबा उर्दू में उस्ताद रहे। इसके बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के शोबा उर्दू के सदर हुए। इन्होंने इल्मी, अदबी और तनकीदी मज़ामीन कसरत से लिखे। बच्चों के लिए इन्होंने कई किताबें लिखी हैं। उर्दू की कहानी इनकी एक किताब का नाम है। ये मज़मून इसी किताब से लिया गया है। अचानक 1 दिसंबर 1972 को इनका इंतकाल हुआ। अब बच्चों, इस सबक में दिया गया है जी हम जिस आसानी से अपनी ज़ुबान बोल लेते हैं, इससे बहुत कम ये ख्याल होता है कि इस ज़ुबान के बनने और शुरू होने में कितना वक्त लगा होगा। जब मुसलमान यहाँ आए तो वो कोई ज़ुबान ज़रूर बोलते रहे होंगे, और जिन लोगों में ये आए थे वो अपनी ज़ुबान रखते होंगे। आने वालों में अरब, ईरानी, अफ़गानी और तुर्किस्तानी, मुग़ल, हर किस्म के लोग थे। यहाँ जिन जिन जगहों पर वो लोग गए वहाँ अलग अलग ज़ुबानें इनको मिली। ये तो तुम समझ ही सकते हो कि जो लोग बाहर से आए थे वो यहाँ के लोगों पर अपनी ज़ुबान लाद नहीं सकते थे, बल्कि अपनी ज़रूरत की वजह से यहीं की बोली बोलने पर मजबूर थे। इस तरह वो ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते थे कि यहाँ की बोलियों में अपने कुछ लफ्ज़ मिला दें, मिलावट हो जाए, मगर असल ज़ुबान यही की रहे। पहले पहल मुसलमान बड़ी तादाद में हिंद आए और ये 8वीं सदी ईस्वी की बात है। इन्होंने सिंध पर कब्ज़ा कर लिया, मगर इधर उधर ज़्यादा फैल ना सके, इसलिए वहाँ जो नई सिंध ज़ुबान बन कर रही गई थी, इसी पर इनका असर पड़ा। फिर 10वीं और 11वीं सदी में मुसलमान बड़ी तादाद में दर खैबर के रास्ते से आने लगे और पंजाब में फैल गए। फिर करीब करीब 2 साल तक इनमें वहाँ के बसने वालों में मेलजोल बढ़ता रहा। चूँकि हमारे पास इस वक्त ज़ुबान के नमूने मौजूद नहीं हैं, इसलिए ये बताना मुश्किल है कि वहाँ की ज़ुबान पर एक दूसरे के मेल जोल से क्या असर पड़ा। इसी असर की वजह से बहुत से लोगों का ख्याल है कि जिसको हम उर्दू कहते हैं वो पंजाब ही में बनी। ये बात कुछ कुछ सही है। शुरू में हम उर्दू को पंजाबी का असर मिलता है, मगर सही बात यह है कि जिस तरह पंजाबी ज़ुबान बोलने वाले वहाँ आने लगे, करीब वजवार की सब बोलियाँ एक दूसरे से मिलती जुलती थी यहाँ और ज़्यादा मेल हुआ। इसलिए शुरू में कई असर उर्दू पर दिखाई देते थे। दिल्ली और इसके यूरोप पूरब में जो बोली बोली जाती थी, इसको खड़ी बोली कहा जाता था। इस खड़ी बोली ने धीरे धीरे ऐसा रूप धार लिया, इसमें ज़रूरत के मुताबिक फ़ारसी, अरबी, तुर्की के अल्फाज शामिल हो गए और वो फ़ौजों के साथ फैलने लगी। इसलिए हम आसानी के लिए कह सकते हैं कि उर्दू ज़ुबान खड़ी बोली के अंदर निखर कर ऐसी ज़ुबान बन गई जिसमें थोड़े ही दिनों में शेर लिखे जाने लगे और किताबें तैयार होने लगी। ये जो ऊपर कहा गया है कि फ़ौजों के साथ मिली दिल्ली के पास वाली बोली हर तरफ फैलने लगी, इसका मतलब ये है कि फ़ौज में हर जगह के लोग होते थे। इन्हें एक साथ रहना, एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था रहा होगा। अब अगर ऐसी ज़ुबानें ना बोली जैसे ज़्यादा लोग समझ सकते थे, इनका काम नहीं चल सकता था। इसी तरह ताज़ीज़ भी ज़ुबान अपने साथ ले जाते थे। दिल्ली से जो हुक्म दूर भेजे जाते थे रहे होंगे, वो कभी अपनी बोली अपने साथ ले जाते रहे होंगे। फिर मजहबी काम करने वाले सूफ़ी लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, आम लोगों को अपनी बात समझाते थे। इसलिए ज़ुबान जो मरकज़ में यानी दिल्ली में बोली जाने लगी थी, वो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में पहुँचने लगी। मुसलमान जो यहाँ आए थे वो
यहीं रह पड़े। इसी देश को इन्होंने अपना देश समझा। यहीं पैदा हुए, यहीं जैसे और यहीं मरे। यहीं के हालात में इन्होंने बादशाह और फ़कीर बनाया। इन्होंने बादशाही भी की और फ़कीर भी बादशाह बनकर इन्होंने यहीं की ज़ुबान से काम लिया और फ़कीर बनकर भी यहीं की बोली बोलने लगे। इस सिलसिले में सबसे ज़्यादा अहम नाम अमीर खुसरो का है, जो अमीर भी थे, फ़कीर भी थे, शायर भी थे, गायक भी थे, बादशाहों के दोस्त भी और गरीबों के यार भी। इन्होंने फ़ारसी में बहुत सी किताबें लिखी, जिनसे इनकी हिंदुस्तान से मोहब्बत फूट पड़ी। मगर इन्होंने यहाँ की बोली में जो कुछ लिखा है वो इसलिए भी फैलाया नहीं जा सकता कि इस वक्त इस बोली में लिखने की आम बात नहीं थी। इनकी बहुत सी पहेलियाँ, दो गीत अब भी लोगों की ज़ुबान पर है। इस वक्त तक उर्दू की कोई ख़ास शक्ल नहीं बनी थी, इसलिए इनकी बोली कभी खड़ी बोली यानी हिंदुस्तानी से मिल जाती है, कभी ब्रजभाषा और कभी कई बोलियाँ ली होती हैं। बहरहाल अमीर खुसरो को हिंदी वाले अपना कवि समझते हैं और उर्दू वाले अपना शायर समझते हैं। इस तरह उर्दू दिल्ली के करीब पैदा हुई और निखरने लगी। धीरे धीरे मुल्क के दूसरे हिस्सों में फैलने शुरू हो गई और इसका नाम ज़ुबान हिंदू और देहलवी रहा। बाद में ज़्यादातर हिंदुस्तानी हिंदी के नाम से याद की गई। जब दक्कन और गुजरात में इसका बोलबाला हुआ तो दक्कनी और गुजराती भी कहने लगे। दिल्ली में शायरी की ज़ुबान को रेख्ता कहते थे। कभी कभी इसको ज़ुबान और दूसरे मोहल्ला भी कहा गया है, मगर बाद में इसे ज़्यादातर उर्दू ही कहा गया है। तो बच्चों, ये तुम्हारा सबक था उर्दू ज़ुबान की इब्तिदा। अब तुम्हारा आता है सवाल का जवाब। अब सवाल का जवाब है, देखिए ध्यान से, देखो इसमें साफ साफ दिख रहा है, पंजाब में उर्दू की इब्तिदा कैसे हुई? तो जवाब लिखोगी, मुसलमान दर खैबर के ज़रिए उर्दू पंजाब पहुंची और 2 साल तक वहां के बसने वालों में मेल जोल बढ़ता रहा। इसी मेल जोल से उर्दू ज़ुबान पैदा हुई। अब दूसरा सवाल है, अमीर खुसरो को उर्दू और हिंदी वाले दोनों अपना शायर क्यों कहते हैं? तो लिखोगी, अमीर खुसरो को उर्दू और हिंदी वाले दोनों अपना शायर इसलिए कहते हैं कि इनकी बहुत सी पहेलियाँ, दो गीत अब भी लोगों की ज़ुबान पर है। इस वक्त तक उर्दू की कोई ख़ास शक्ल नहीं बनी थी, इसलिए इनकी बोली खड़ी बोली यानी हिंदुस्तानी से मिल जाती है, कभी ब्रज भाषा से और कभी कई बोलियाँ होती हैं। बहरहाल अमीर खुसरो को हिंदी वाले अपने को अपना समझते हैं और उर्दू वाले अपना शायर समझते हैं। तीसरा सवाल है, उर्दू को फैलाने में किन लोगों ने हिस्सा लिया? तो देखोगे, मजहबी काम करने वाले सूफी लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और इनमें बादशाह, फ़कीर, अमीर, गरीब, फौज के साथी के सिपाही और मुख्तलिफ हुक्काम ने उर्दू को फैलाने में हिस्सा लिया। अब चौथा क्वेश्चन है, क्या उर्दू के कुछ और भी नाम है? जवाब लिखोगी, हाँ, उर्दू के और भी नाम है, जैसे दक्कनी गुजराती, रेख्ता, उर्दू मोहल्ला भी कहा गया है। तो बच्चों, ये तुम्हारा सवाल का जवाब है, जो एकदम साफ साफ स्क्रीन पर दिख रहा है। इसे आप लोग अच्छे से अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों।